हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। गाइस, काफ़ी दिनों के बाद मैं आज आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और उसका स्पेशल रीज़न ये है कि मेरा बीपीएससी स्कूल टीचर में सिलेक्शन हुआ है और जिसमें काउंसलिंग का कुछ प्रोसेस था, जिसकी वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना सका। और मे बी पॉसिबल मैं रेगुलर वीडियोस आपको अप्रैल मंथ के बाद ही दे पाऊँगा, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है द विल। विल का मतलब होता है वसीयत, और जो कि अपने आप में एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल एक एक वर्ड का आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगा, ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए और आप कभी भी कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई है और कैसे उसके सेंस को पहचानना है। तो गाइस, इसी तरह से हम अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को इन्हेंस करेंगे। और गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा सो दैट आप स्टोरी को अच्छे से समझ पाएं। तो शुरू करते हैं। द विल यानी वसीयत। केवल प्रसाद। केवल प्रसाद यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है। वॉज यानी था। अ फार्मर, एक किसान। तो इस सेंटेंस का मतलब है केवल प्रसाद एक किसान था, यानी इसमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है किसके लिए? केवल प्रसाद के लिए। तो केवल प्रसाद क्या था? एक फार्मर यानी किसान था। और इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसमें कोई एक्शन वर्ड भी नहीं है, यानी जिसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं यहाँ पर। तो ये जो वॉज है ये आपका एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब में आगे एक कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी क्रिया के अर्थ को पूरा करने वाला। तो केवल प्रसाद था, लेकिन क्या था? एक किसान था। ही हैड टू सन्स, यानी उसके दो बेटे थे। हैड का मतलब यहाँ पर पास होने के सेंस में है, यानी हैड मीन्स पास थे या थे। है ही हैड, उसके पास थे टू सन्स, दो बेटे। तो उसमें से एक का नाम जयपाल था और दूसरे का नाम रामपाल, यानी उसके दो बेटे थे, जयपाल एंड रामपाल। द फार्मर हैड ग्रोन ओल्ड। द फार्मर हैड ग्रोन यानी हो गया था। यहाँ पर और यहाँ दोनों हैड का जो सेंस है अलग है। यहाँ हैड पास होने के सेंस में यूज किया गया है, और यहाँ जो हैड है उसके बाद एक एक्शन वर्ब है, तो इसलिए ये एक हेल्पिंग वर्ब है और पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। यानी हैड ग्रोन हो गया था, ओल्ड यानी बूढ़ा। तो ओल्ड जो है वो किसान के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इस तरह से ये एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। किसान बूढ़ा हो गया था या हो चुका था। ही रोट हिज विल टू कीप पीस बिटवीन हिज सन्स। उसने लिखा। ये क्या है? ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है राइट और सेकंड फॉर्म रोट। उसने लिखा। क्या लिखा? हिज विल यानी अपनी वसीयत। और किस लिए लिखी थी? टू कीप रखने के लिए, पीस यानी शांति, बिटवीन बीच में, हिज सन्स अपने बेटों के। उसने अपने बेटों के बीच में शांति रखने के लिए या सुकून रखने के लिए अपनी वसीयत को लिखा था। यहाँ पर जो बिटवीन है इसका मतलब होता है बीच में, और ये एक प्रेपोजिशन होता है। और इसके लिए एक और वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं अमोंग। लेकिन दोनों के बीच एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जब कहीं पर भी टू पर्सन्स और थिंग्स की बात की जाती है तो बिटवीन का यूज किया जाता है, लेकिन जब मोर देन टू पर्सन और थिंग्स की बात होती है, यानी दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं की बात होती है, तो वहां अमंग का यूज करते हैं। वन डे केवल प्रसाद, यानी एक दिन केवल प्रसाद फेल इल, इसका मतलब है बीमार पड़ गया। फेल जो कि फॉल की सेकंड फॉर्म होती है, इल यानी बीमार और फेल यानी पड़ गया। तो बीमार पड़ गया कैसे? सीरियसली, यानी गंभीर रूप से। तो ये जो वर्ड है ये एक एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। कैसे पड़ गया? गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। तो एक दिन केवल प्रसाद गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, हिज सन्स, अपने बेटों को, एंड सेड, और कहा।
उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा माई एंड यानी मेरा अंत, यानी जिसको हम कहते हैं यानी मौत भी कह सकते हैं, हम मौत की बात हो रही है, यानी मेरा अंत इज नियर यानी करीब में, या मेरा अंत होने वाला है। माई यहाँ सोल होना चाहिए बट ये सोल लिखा हुआ जो कि गलत है। यहाँ सोल, माई सोल यानी मेरी आत्मा, कैन डिपार्ट यानी जा सकती है। डिपार्ट मीन्स होता है प्रस्थान करना, यानी एक स्थान को छोड़कर जब कोई भी चीज जाती है तो उसको डिपार्ट कहते हैं। तो कैन डिपार्ट जा सकती है। कैन एक मॉडल है जिसका यूज कैपेबिलिटी, एबिलिटी या फिर परमिशन देने के लिए किया जाता है। कैन डिपार्ट जा सकती है। एनी डे यानी किसी भी दिन, यानी मेरी आत्मा किसी भी दिन जा सकती है। आई मैंने, हैव रिटन लिखी है। हैव रिटन, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। माई विल अपनी वसीयत, एंड गिवन और दे दी है। इट यानी इसको दे दिया है, इट इसको टू द विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन का मतलब होता है गांव का मुखिया, यानी मैंने अपनी वसीयत लिखी है और इसको गांव के मुखिया को दे दिया है। मीट हिम आफ्टर आई हैव डाइड, तो मीट यानी मिलना, हिम उससे, आफ्टर बाद में, आई यानी मैं, हैव डाइड यानी मर जाऊं, यानी आई हैव डाइड यानी मेरे मरने के बाद उससे मिलना। द फार्मर किसान डाइड मर गया, ये सेकंड फॉर्म है। आफ्टर बाद, अ फ्यू वीक्स यानी कुछ सप्ताह के, और कुछ सप्ताह के बाद किसान मर गया। द सन्स बेटों ने, डिड यानी किया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डिड यानी किया। द फादर्स यानी पिता का, ये अपोस्ट्रोफी ऐसे जिसका यूज का की के सेंस में किया जाता है, और ये अपने आप में एक पदेशन का काम भी करता है क्योंकि ये अधिकार दिखाता है। फादर्स यानी पिता का। लास्ट राइट्स, राइट्स का मतलब होता है जो कहते हैं अंतिम संस्कार, यानी लास्ट राइट्स यानी अंतिम संस्कार। एंड रिचुअल्स, रिचुअल्स होते हैं अनुष्ठान कहते हैं हम इसको, या अपनी भाषा में हम कहें तो इसको रीति रिवाज जो होते हैं वो रिचुअल्स होते हैं। तो इसका मतलब है बेटों ने पिता का अंतिम संस्कार और जो भी रीति रिवाज थे या अनुष्ठान उनको किया। आफ्टर द मॉर्निंग पीरियड वॉज ओवर दे मेड द हेडमैन, तो आफ्टर यानी बाद में, द मॉर्निंग पीरियड का मतलब होता है जो शोक अवधि थी, यानी जब कोई भी मर जाता है तो उसका जो शोक मनाया जाता है, गम जो मनाया जाता है, तो उसको मॉर्निंग पीरियड कहते हैं। यानी शोक अवधि वॉज यानी थी, वो ओवर यानी खत्म हो गई, तो इसका मतलब है शोक अवधि के खत्म होने के बाद में दे मेट वे मिले। तो मेट जो कि मीट की सेकंड फॉर्म है। द हेडमैन यानी उस मुखिया से वे उस शोक अवधि के खत्म होने के बाद मिले। द हेडमैन यानी उस मुखिया ने ओपन खोला द सील्ड एनवलप, सील्ड का मतलब होता है बिल्कुल सील किए गए यानी बंद एनवलप लिफाफे को, एंड रीड और पढ़ा। आई मैंने, हैव, आई हैव मेरे पास है। अब यहाँ पर ये जो हम उसने जो पढ़ रहा है इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज किया गया है, तो इसका मतलब होता है ये अपने आप में एक डायरेक्ट सेंटेंस है, और इसमें क्या होता है जो भी स्पीकर होता है जो वो अपनी बात कहता है तो उस बात को इसके अंदर लिखा जाता है। तो उसने वसीयत में जो केवल प्रसाद था किसान, उसने अपनी वसीयत में जो कुछ भी लिखा था तो वो अब वो जो गांव का मुखिया है वो पढ़ रहा है। आई मेरे है पास है टू अर्थन पॉट्स, इसका मतलब होता है दो मिट्टी के घड़े, और बरीड का मतलब है यानी दबे हुए, यानी जो मैंने उसको दबा दिया इन द फील्ड खेत में, यानी मेरे पास खेत में दबे हुए दो मिट्टी के घड़े हैं। देयर माउथ्स उनके मुंह, आर कवर्ड यानी बंद है या ढके हुए हैं। टाइट का मतलब है सख्ती से, यानी थोड़ा सा सख्ती से उनके मुंह को कवर किया गया है। टेक वन पॉट, टेक यानी ले लेना, वन पॉट एक जो घड़ा है, ईच प्रत्येक, विदाउट यानी बिना ओपनिंग खोले इट इसको। और आगे क्या लिखा था, आगे ये लिखा था कि जो घड़े हैं तो जो दोनों, ईच का मतलब प्रत्येक यानी दोनों के लिए बात की गई है कि जो तुम दोनों हो वो बिना इसको खोले, बिना इसको खोले यानी एक एक घड़ा ले लेना। दे डग अप द फील्ड एंड टुक
वन पॉट ईच। दे यानी उन्होंने, और डग अप का मतलब है खोद कर निकाल लिया। डग अप, खोद कर निकाल लिया। द फील्ड, खेत को, मतलब खेत को उन्होंने खोद दिया। एंड टुक, और ले लिया। वन पॉट ईच यानी दोनों ने या प्रत्येक ने एक एक जो घड़ा था वो ले लिया। द एल्डर ब्रदर यानी बड़ा भाई, जिसका नाम था जयपाल, ओपन, खोला, हिज पॉट अपना घड़ा, एंड फाउंड, और पाया, गोल्ड सिल्वर क्वाइंस यानी सोने चांदी के सिक्के, एंड ऑर्नामेंट्स और गहने। तो बड़े भाई जयपाल ने अपने घड़े को खोला और उसने उसमें सोने चांदी के सिक्के और गहने पाए। वेन, जब रामपाल ने, ओपन, खोला, हिज पॉट अपना घड़ा, जब रामपाल ने अपना घड़ा खोला, इट रिवील्ड यानी इट रिवील्ड इसमें दिखा। रिवील्ड का मतलब होता है प्रकट होना या दिखना। तो इट रिवील्ड इसमें दिखा। सोइल मीन्स मिट्टी, ओनली केवल, यानी इसमें केवल या सिर्फ मिट्टी दिखी। ही वॉज पजल्ड, वो उलझन में था। पजल्ड का मतलब होता है जो परेशान हो जाए, उलझन में पड़ जाए, कि कुछ समझ में नहीं आए कि आखिर ये क्या हुआ, तो उसको पजल्ड कहते हैं। यानी ही वॉज पजल्ड, वो उलझन में पड़ गया था। टू सी, देखकर, ओनली सोइल, सिर्फ मिट्टी को, इन द पॉट, उस घड़े में ही गॉड, जो उसको मिला। तो जो उसको घड़ा मिला, तो उस घड़े में सिर्फ मिट्टी को देखकर वो उलझन में पड़ गया था। ही आस्क्ड, उसने पूछा, द हेडमैन, मुखिया से, व्हाट इट मीन यानी इसका मतलब क्या था। उसने पूछा कि भाई इसका क्या मतलब। एक के पास जो घड़ा था उसमें सोने चांदी के सिक्के और गहने निकले, लेकिन मेरे पास जो घड़ा आया मेरे हिस्से में, उसमें तो सिर्फ मिट्टी निकली। द हेडमैन, मुखिया ने, सेड, कहा। अब क्या कहा? योर फादर, तुम्हारे पिता ने, हैज टेकन, लिया है, अ वाइज डिसीजन, एक बुद्धिमानी भरा फैसला। वाइज यहाँ पर एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि क्वालिफाई करता है डिसीजन को। जो फैसला लिया वो कैसा था? बुद्धिमानी भरा था। यानी तुम्हारे पिता ने एक बुद्धिमानी भरा फैसला लिया है। ऑल हिज वेल्थ यानी अपना सारा धन, वेंट यानी चला गया, टू योर ब्रदर यानी उनका जो सारा धन था वो तुम्हारे भाई को चला गया। एंड यू गेट द सोइल, और तुमको मिट्टी मिली। यू तुमको गेट मिली या प्राप्त करते हो द सोइल, मिट्टी। यानी जो तुम्हारा सारा धन था वो तुम्हारे भाई को चला गया, जो यानी उसके पिता का जो सारा धन था वो तुम्हारे भाई को चला गया, और तुमको सिर्फ मिट्टी मिली, सोइल, मिट्टी। रामपाल वॉज था, स्टिल यानी अब भी, कंफ्यूज्ड यानी परेशान, उलझन में वो अब भी पड़ा हुआ था। इट मीन्स, इसका मतलब है, दैट की ही हैज गिवन, उसने दिया है या उन्होंने दिया है, यू तुमको, हिज फील्ड्स अपने खेत। इसका मतलब है कि उन्होंने तुमको अपने खेत दिए हैं। यू कैन अर्न, तुम कमा सकते हो। अर्न मीन्स होता है कमाना। एज मच, इतना ज्यादा, एज जितना, यू लाइक, तुम चाहते हो, बाई वर्किंग हार्ड यानी मेहनत करके, वर्किंग हार्ड, बाई वर्किंग हार्ड ये तरीका बताया गया है, इसीलिए बाई का यूज किया है। यानी तुम जितना चाहो उतना मेहनत करके अब उन खेतों से कमा सकते हो। द गिस्ट यानी इस स्टोरी का सार क्या है? द ओल्ड मैन वाइजली मेड अ क्लियर कट डिवीजन इन हिज विल। द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने, वाइजली यानी बुद्धिमानी से, मेड किया, अ क्लियर कट एक स्पष्ट, डिवीजन का मतलब होता है बंटवारा, इन हिज विल अपनी वसीयत में। उस बूढ़े आदमी ने बुद्धिमानी से अपनी वसीयत में एक स्पष्ट बंटवारा कर दिया। नाउ अब, देयर वॉज का मतलब है थी, नो स्कोप यानी कोई गुंजाइश नहीं। तो नो जहां लिखा होता है इसका मतलब होता है कोई नहीं, और स्कोप जो वर्ड है इसका मतलब है गुंजाइश। फॉर के लिए यानी डिस्प्यूट यानी किसी भी झगड़े के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। बिटवीन बीच में, द ब्रदर्स भाइयों के, एज चूंकि, देयर वॉज नथिंग कुछ नहीं था, टू शेयर बांटने के लिए कुछ था ही नहीं। एंड बोथ और दोनों वर हैप्पी खुश थे, और इस तरह से दोनों खुश हो गए थे। यानी जो उनके पिता ने
अपनी वसीयत में जिस तरह से उनका जो क्लियर कट डिवीजन किया था, अपनी जो संपत्ति थी, तो उस क्लियर कट डिवीजन से दोनों लोग खुश थे। तो गाइस, ये स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमें अपनी लाइफ में किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए। तो गाइस, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस समय पर आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।